चावल 360 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, चीनी 190, लोबिया 370, चना 320, दाल माश 430 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह जो घी है उसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं, तो 450। चीनी के रेट डबल से ऊपर हो गए, इसकी जिम्मेदारी क्या इमरान खान की है या ये जिम्मेदारी ईजे हुकूमत लेगी या बेशर्मी मजीद दिखाएगी जो ये दिखाती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है ये आटे के रेट्स, वीट प्राइसेस वो बढ़ी, किसने बढ़ाई? क्या ये गंदम, ये आटा इमरान खान बढ़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में। इसी तरह हमारा साल जो है एक नुमा एक कह सकते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो है हमेशा की तरह जो है वो क्राइसिस और महंगाई जो है वो अरूज पर ही नजर आई है। तो डेफिनेटली जो किसी भी गरीब तबके से आप उठने वाले आम लोगों से जब ये सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या कैसा रहा साल, तो यकीनन वो लोग रोते हुए ही दिखाई देंगे। स्पेशली अभी दिसंबर का ये एंडिंग देख 1990 के बाद हमारी जो माशी तरक्की है वो 6% से आधी होकर 3-4% पे आ गई। आबादी की रफ्तार कितनी है? 2.5%। इस 35 साल में तरक्की की रफ्तार कितनी है? 1 से 1.5%। और 5 साल में तो ये हुआ कि मरे के ऊपर 100 दुर्रे। जो आबादी की रफ्तार, जरूरियात पूरी नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? फिर हम कहते हैं कि ओ इंडिया में भी तो इतनी गुर्बत है, वहाँ के लोग भी भूखे सोते होंगे, उनकी मैशत तो देखें आप। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि आपने कहा कि इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन इंडिया में उन्होंने किसी न किसी वे में जाके अपने लोगों को एजुकेट किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार के हिसाब से माने तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई 30% से घटकर 5% पे आ गई है, परंतु ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान के अंदर चावल के फ्री वैग की कीमत 300 रुपए पर किलो तक पहुंच चुकी है, यानी 1 किलो चावल 300 रुपए का बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। साथ में आटे की कीमत भी 150 रुपए पर केजी पहुंच गई है, कहीं कहीं 170 से 175 रुपए पर केजी तक पहुंच रही है। अन्य चीजों के दाम भी काफी ज्यादा हाई हो रहे हैं, जिससे जनता परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि नए साल के अंदर पाकिस्तान में दूध और शहद की नदियां बहने वाली है, पैसा ही पैसा आने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को $4 बिलियन का कर्जा और उलट के देना है जनवरी 2025 के अंदर, जिसके कारण से यह सब महंगाई बढ़ रही है। और ट्रेड भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बंद है, भारत के साथ तो बंद ही है। चावल 360 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, चीनी 190, लोबिया 370, चना 320, दाल माश 430 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह जो घी है उसमें मुख्तलिफ दर्जे हैं, तो 450 से लेकर 560 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर घी भी इसी तरह। अगर आटे की बात कीजिए तो 2600 रुपए 20। चीनी के रेट डबल से ऊपर हो गए, इसकी जिम्मेदारी क्या इमरान खान की है या ये जिम्मेदारी ईजे हुकूमत लेगी या बेशर्मी मजीद दिखाएगी जो ये दिखाती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है ये आटे के रेट्स, वीट प्राइसेस वो बढ़ी, किसने बढ़ाई? क्या ये गंदम, ये आटा इमरान खान या उसकी पार्टी वाले कहीं चुप चुपा के तो नहीं दे रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनकी साजिशें बहुत सारी हैं। तो हो सकता है ये भी साजिश कर रहे हो कि यार इस हुकूमत को बदनाम करने के लिए, जो बड़ी नेकनाम हुकूमत है, हो सकता है उन्होंने कोई बड़ी साजिश रचाई हो, क्योंकि वो साजिशों में बड़े तेज हैं। तो इसका पता लगाना चाहिए कि आटे के डबल से भी ऊपर रेट हुए, तो ये जेल से क्या तिगड़म लड़ा रहे हैं ये इमरान खान साहब जो है। जरूरियात पूरी नहीं हो रही, ऐसा क्यों है? फिर हम कहते हैं कि ओ इंडिया में भी तो इतनी गुर्बत है, वहाँ के लोग भी भूखे सोते होंगे, उनकी मैशत तो देखें आप। देखिए आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि आपने कहा कि इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन इंडिया में उन्होंने किसी न किसी वे में जाके अपने लोगों को एजुकेट किया है। एजुकेट ना किया होता, लोगों के अंदर इतना शौर ही ना पैदा होता। देखिए अगर 1.5 अरब की आबादी में से उन्होंने अपने मुल्क में लोगों को तालीम के लिए थोड़ा सा आम किया, उसके पीछे रीजन क्या है? उन्होंने तालीम को कैसे आम किया ताकि
जाकर आम लोगों तक वो तालीम पहुंची और उस तालीम के जरिए जो है वो लोग वहां से बाहर के मुल्कों में गए और पैसा कमाकर उनके मुल्क में ज़र मुबादल बेचते रहे। पैसा आया उनके मुल्क में जब रेवेन्यू आया ऑटोमेटिकली वो लोग अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सके। लेकिन यहाँ पे मेन इशू था कि पाकिस्तान में मेन इशू ये है, ना तो यहाँ पे कोई ट्रेड करने को तैयार है, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना पाकिस्तान के रिलेशन, ना तो पाकिस्तान को कोई अभी तक स्टेबल ही नहीं समझता। इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान को ये समझते थे कि ये अनस्टेबल है, अभी भी लोग यही समझते हैं ये अनस्टेबल है। कोई मुल्क, अगर एक मुल्क ही अनस्टेबल हो वहां जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? मेरी बात सुने, मैं अगर पैसा लगाना चाहूंगा तो मैं किसी एक फायदेमंद कंपनी में लगाना चाहूंगा, ना कि किसी नुकसानदेह कंपनी में लगाना चाहूंगा जहां मुझे पता है कि अभी एक कंपनी रनिंग में भी नहीं है और एक न्यू कंपनी है, उसको भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा वहां। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कौन आएगा, पाकिस्तान में कौन में इन्वेस्टमेंट करेगा? तो हमारे जो हालात है ना वो इस टाइम बहुत ज्यादा बदहाली का शिकार है। अभी पाकिस्तान में लोग एक रोटी कपड़ा मकान के लिए रोते नजर आ रहे हैं। तो आप बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही तो हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान माशी लिहाज से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ले आया? देखिए, माशी हालात हमारे ठीक नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आम गरीबों पर बम गिरा दिए हैं। भाई हेलमेट की शक्ल में गिरा दिया हो, पेट्रोल की शक्ल में गिरा दिया हो, आप देखें कि खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया के सूरत में गिरा दिया हो। ये हर वो चीज जो है वो आप देखें कि आप प्राइसेस देख लें, आप बिजली की कीमतें देख लें, गैस के बिल देख लें, तो लोग तो इन तमाम रोजमर्रा के जो बिल्स हैं उससे पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है। तो आपको लगता है कि वाकई में इस बात पे खैर पाकिस्तान में बड़ा रिएक्शन आ रहा था, बड़े जो लोग मीडिया में बात करते हैं वो कह रहे थे जी ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया। तो आपके ख्याल से क्या वाकई में पाकिस्तान एक बुरे पड़ोसी के तौर पे है अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज के साथ? मेरा ख्याल है जी, हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना उसको एक दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है। और देखिए, आज का जो दौर है ना वो रीजन्स का दौर है। रीजन्स आपस में कोऑपरेट करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीज उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं करती, वो आपको इंटीग्रेट होना पड़ता है अपने उस एक रीजनल फ्रेमवर्क में और फिर आप प्रोग्रेस करते हैं। इस वक्त हमारे तल्लुकात इंडिया के साथ भी ख़राब हैं, अफगानिस्तान के साथ भी ख़राब हैं और ईरान के साथ भी अच्छे नहीं। बाकी चाइना के साथ और अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात किस नहज पे जा रहे हैं और हमने इन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, और फिर यहाँ पे जो इस वक्त सऊदी अरेबिया और यूएई के जो इस वक्त सिलसिले हैं उसमें हमने क्या रोल प्ले करना है। तो ये सारा कुछ जो है ये इस वक्त बहुत कोहना मश्क एक फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी को नए हालात और वाक़यात और बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक ढाल सकें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा। हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन बना रहा है, किसके हाथ में है, बज़ाते खुद ये एक सवालिया निशान है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें ज़रूरत है एक रिव्यू करने की, रिविज़िट करने की।